आचार्य प्रशांत की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज का 11वां अध्याय। जी, जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। डिग्री से नहीं रोजगार, युवा क्रोधित और लाचार। हाँ, बहुत ही चुभने वाला शीर्षक है। आजकल ना अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलें तो एक खास तरह का वीडियो बार बार सामने आता है। मतलब आपने भी शायद देखा ही होगा। हाँ, वो महंगी स्पोर्ट्स कार वाले लड़के। बिल्कुल वही। एक 20-22 साल का लड़का किसी बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार के बॉनेट पर बैठा होता है और बड़े गर्व से कैमरे में देखकर कह रहा होता है कि स्कूल और कॉलेज तो बस एक स्कैम है। और फिर वो अपनी कमाई की डींगे हाँकते हैं। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आज देखो मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ। 9 से 5 की नौकरी करने वालों से मेरी लाइफस्टाइल कहीं बेहतर है। सही बात है। ये दृश्य ना बहुत आम हो गया आजकल, है ना। और सच कहूं तो इसने युवाओं के मन में एक गहरा भ्रम पैदा कर दिया है कि शायद सच में अब शिक्षा का या किताबों का कोई महत्व रह ही नहीं गया है। और ये तस्वीर सिर्फ चिंताजनक नहीं है, मैं तो कहूंगी कि ये बहुत खतरनाक है। हालांकि लोग इसे मोटिवेशन मानते हैं। पर वो झूठा मोटिवेशन है। जब इंटरनेट पर इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को रातों रात शोहरत और पैसा मिलता दिखता है ना, तो किसी भी युवा का मन डगमगा सकता है। बिल्कुल। उन्हें लगने लगता है कि भाई जब बिना पढ़े लिखे कोई शॉर्टकट लेकर इतना अथाह पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर सालों तक किताबों में अपना सिर क्यों खपाना। बिल्कुल। और इस किताब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमने वाकई शिक्षा को महज एक एटीएम मशीन समझ लिया है। बहुत ही सटीक सवाल है ये, है ना। आज यही समझना है कि आज के समाज में ज्ञान, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, और धन यानी लक्ष्मी, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो आखिर कैसे बिगड़ गया है और इसका असर क्या हो रहा है। बिल्कुल। इसका हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि इस पूरे विषय को गहराई से देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कुछ भटके हुए युवाओं की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही गहरी बीमारी है। तो अगर हम इस बीमारी के लक्षणों को देखना शुरू करें तो युवाओं में पढ़ाई के प्रति इस अरुचि का असली जिम्मेदार कौन है? अगर स्रोत सामग्री की माने तो इसका असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा समाज है। समाज? वो कैसे? अगर हम पिछले 40-50 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है। जरा सोचिए, हमारे समाज में बीएससी की यानी प्योर साइंस की डिग्री की क्या कद्र रही है? सच कहूं तो शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वहां तुरंत पैसा नहीं दिखता। इसके उलट बीटेक या टेक्नोलॉजी की हमेशा से भारी डिमांड रही है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे प्लेसमेंट नाम का एक बहुत बड़ा जादू है। प्लेसमेंट, यही वो शब्द है जिसने पूरी दिशा बदल दी है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान और तकनीक, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का असली रिश्ता आखिर है क्या। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। साइंस एक माँ की तरह है और टेक्नोलॉजी उसका बच्चा है, और कई बार ना एक बहुत ही उपद्रवी और शोर मचाने वाला बच्चा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मूलभूत विज्ञान या बेसिक साइंस के बिना किसी भी तकनीक का पैदा होना संभव है ही नहीं। फिर भी हमारा समाज उस ज्ञान रूपी विज्ञान का सम्मान बिल्कुल नहीं करता। हाँ, हम बस उस तकनीक के पीछे भागते हैं जो तुरंत पैसा बना कर दे सके। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब कोई छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो ब्रांच का चुनाव इसी आधार पर तो होता है कि नौकरी कहाँ जल्दी मिलेगी। और यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मतलब चुनाव इस आधार पर होता ही नहीं कि छात्र को आखिर क्या सीखना है या वो किस फील्ड में रिसर्च करना चाहता है। चुनाव सिर्फ इस आधार पर होता है कि पैकेज कितने लाख का लगेगा। हाँ, पैकेजेस का ही तो सारा खेल है आजकल। इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। सोचिए, अगर आज सरकार ये घोषणा कर दे कि आईआईटी से सारी प्लेसमेंट बंद किए जा रहे हैं, तो कोटा जैसे कोचिंग हब रातों रात वीरान हो जाएंगे। बिल्कुल, एकदम खाली हो जाएंगे। मतलब बच्चे मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, पूरे 4 साल उस कठिन विषय को देते हैं और फिर नौकरी कहाँ करते हैं? किसी सॉफ्टवेयर कोडिंग कंपनी में। हाँ, या फिर रिटेल में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि हम शिक्षा रूपी जिम में अपनी मानसिक कसरत करने और खुद को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने नहीं जा रहे। तो क्या करने जा रहे हैं? हमने उस जिम को एक एटीएम मशीन समझ लिया है जहां से बस किसी भी तरह कैश निकलना चाहिए। ये जिम और एटीएम वाली उपमा एकदम सटीक है। और पता है, ये एटीएम माइंडसेट रातों रात पैदा नहीं होता। तो ये कहाँ से आता है? ये पैसे के प्रति दीवानगी ना हमारे दैनिक जीवन और हमारे परिवारों की बहुत गहरी कंडीशनिंग का हिस्सा है। बच्चों को बचपन से ही घर में सिर्फ एक ही मंत्र रटाया जाता है, पैसा कमाओ।
एकदम सही। क्या आपने कभी किसी परिवार में माता पिता को यह कहते सुना है कि बेटा ज्ञान कमाओ, दुनिया को समझो? नहीं, ऐसा तो शायद ही कोई बोलता हो। बच्चा अपने आसपास क्या देखता है? शादियों में सबसे ज्यादा इज्जत उसे मिलती है जिसने भारी गहने पहने हो या जो सबसे महंगी और लंबी गाड़ी से उतरा हो। और ये भी तो सच है कि अगर कोई इंसान बेईमान है, घूसखोर है, लेकिन उसके पास अंधा पैसा है, तो समाज उसे भी सिर आंखों पर बिठाता है। हाँ, उसे सक्सेसफुल मान लिया जाता है, बिना ये सोचे कि पैसा आया कहाँ से। बिल्कुल। और अब जरा इसके बिल्कुल उलट एक ज्ञानी, रिसर्चर या वैज्ञानिक की छवि के बारे में सोचिए। हमारे समाज में उनकी क्या स्थिति है? उड़े हुए बाल, थका हुआ चेहरा, फटी शर्ट और पैरों में घिसी हुई चप्पल। हाँ, वो टिपिकल इमेज जो दिमाग में आती है। एक बहुत ही चुभने वाला वाकया इस चर्चा में सामने आता है किताब से कि अगर होली के दिन कोई ऐसा विद्वान या रिसर्चर आपके घर आ जाए जिसके पास असीम ज्ञान तो है पर बैंक बैलेंस नहीं, तो उसे क्या मिलता है? अक्सर उसे पिछले साल की बासी गुजिया पकड़ा दी जाती हैं। बाप रे। सच में समाज उसे वो सम्मान कभी नहीं देता जो एक अमीर व्यापारी को मिलता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, बताइए। मतलब अगर मैं एक पेरेंट हूँ तो क्या अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचना, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जाना गलत है? नहीं। और अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को एक महंगे स्कूल में भेज रहे हैं तो कम से कम वहां उसे एक अच्छा नेटवर्क तो मिल रहा है ना। क्या पैसे के बारे में सोचना पूरी तरह से बुरा है? देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एक बेसिक जरूरत है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसे की इस अंधी हवस में लोग ज्ञान को पूरी तरह से लात मार देते हैं। अच्छा। और रही बात नेटवर्क की, तो वो नेटवर्क आखिर किस चीज का है? क्या वो बौद्धिक विकास का नेटवर्क है या सिर्फ दिखावे का? दिखावे का ही ज्यादा होता है आजकल। जब समाज सिर्फ पैसे को ही सफलता का इकलौता पैमाना मान लेता है ना, तो वो समाज मानसिक रूप से गंवार और जाहिल बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, गंवार। पर सच है। आप स्कूलों का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले जो क्लास का टॉपर होता था, जो ज्ञान में आगे था, उसे एक खास सम्मान मिलता था। हाँ, टीचर्स भी उसे पसंद करते थे। आप स्कूलों में पास एंड प्रमोटेड का कल्चर है, सबको ग्रेड्स मिल जाते हैं, कोई फेल ही नहीं होता। तो जब ज्ञान के आधार पर कोई फर्क ही नहीं बचा, तो स्कूल में इज्जत किसे मिलती है? शायद उसे जिसके पास 7.5 लाख का लेटेस्ट गेमिंग सेटअप हो, या जिसे बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार से स्कूल छोड़ा जाता हो। सही कहा आपने। और माँ बाप भी इसी होड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर बच्चा किसी साधारण से स्कूल में पढ़कर अव्वल आ रहा है तो उसकी कोई खास कीमत नहीं मानी जाती। लेकिन अगर वो किसी लाखों की फीस वाले बहुत ही महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, हाँ, जिसे मजाक में ढेंचा बेंचा इंटरनेशनल लोग कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो माँ बाप गर्व से सीना तान कर चलते हैं। उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा वहाँ असल में कुछ सीख भी रहा है या नहीं। बस स्कूल का टैग महंगा होना चाहिए। एकदम सही। तो अगर हमारा ये पैसा प्रथम वाला मॉडल गलत है तो सही क्या है? मतलब हम तो अक्सर यही सुनते आए हैं कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, पूरी तरह से भोग विलास और मटेरियलिज्म में डूबे हुए हैं। हमारी नज़र में तो अमेरिका का मतलब लास वेगास, कसिनो, सड़कों पर अय्याशी और बस बड़े बड़े बर्गर खाना है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण में एक बहुत बड़ा और जरूरी भ्रम टूटता है। कैसा भ्रम? भारतीयों के मन में अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो छवि है ना, वो बहुत ही सतही और विकृत है। अच्छा। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में सरस्वती की पूजा यानी ज्ञान का सम्मान भारत से 1000 गुना ज्यादा होता है। एक मिनट, ज्ञान का सम्मान अमेरिका में ये कैसे काम करता है? जरा इसे समझाएं। आप खुद सोचिए, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कहाँ है? ज्यादातर अमेरिका में ही है। सबसे ज्यादा किताबें कहाँ पढ़ी और छापी जाती हैं? बेसिक साइंस यानी मूलभूत विज्ञान में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किस देश को मिलते हैं? अमेरिका को। बिल्कुल। वहाँ की यूनिवर्सिटीज का कैंपस किसी छोटी मोटी टाउनशिप जितना बड़ा होता है। वहाँ वीकेंड्स पर शॉपिंग मॉल से ज्यादा भीड़ किताबों की दुकानों और लाइब्रेरीज में होती है। वाह, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जरा किंडल का ही उदाहरण लीजिए। हाँ, ई रीडर जो होता है। इसका आविष्कार अमेरिका में क्यों हुआ? ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है। तो फिर क्या है? ये इसलिए बना क्योंकि वहाँ के लोगों में पढ़ने की इतनी गहरी भूख है कि उन्हें ट्रैवल करते हुए, फ्लाइट में बैठते हुए भी पढ़ना होता है। वो अपनी जेब में एक साथ 1000 किताबें लेकर चलना चाहते थे। मतलब उनके लिए ज्ञान सर्वोपरि है। एकदम। और क्योंकि वो ज्ञान का सम्मान करते हैं, इसीलिए आज अमेरिका के पास इतनी अकूत संपत्ति और ताकत है। यानी उनकी आर्थिक और सैन्य ताकत का असली राज उनका ज्ञान है। बिल्कुल।
भारत ने कुछ समय पहले MIRV मिसाइल टेक्निक का परीक्षण किया हाँ, बिल्कुल किया था। और वो गर्व करना बनता भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने ये एडवांस टेक्निक मूलभूत विज्ञान के बल पर 1971 में ही विकसित कर ली थी। 1971, बाप रे। हाँ, तो इस पूरे मॉडल का सार ये है कि पश्चिमी देशों में लक्ष्मी हमेशा सरस्वती के पीछे आती हैं। वो पहले ज्ञान और रिसर्च पे इन्वेस्ट करते हैं, समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आ जाती है। तो हम भारत में जो कर रहे हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। हम सिर्फ एक खूबसूरत पेंट हाउस को देखकर ललचा रहे हैं जो कि धन है, लेकिन हम उस मजबूत नींव को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं जिस पर वो इमारत टिकी है। और वो नींव है ज्ञान। बिल्कुल। और बिना नींव के हवा में महल बनाने की इस कोशिश को ही शायद हम अपनी भाषा में जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम देकर बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। हाँ, हर चीज में जुगाड़ चलता है हमारे यहाँ। लेकिन असल में इसने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। जब कोई देश ज्ञान, सिस्टम और प्रोसेस की बजाय सिर्फ जुगाड़ के सहारे रातों रात अमीर बनना चाहता है ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कैसे? अगर आप 10 करोड़ बंदरों को किसी रैंडम जुगाड़ पे लगा दें, तो उनमें से एक बंदर तो किस्मत से करोड़पति बन ही जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी है। हाँ, लेकिन उस एक अपवाद को आप पूरे देश के लिए रोल मॉडल नहीं मान सकते ना। सही बात है। पर इस जुगाड़ू मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? मतलब पैसा कमाने की होड़ और जुगाड़ का आपस में सीधा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि ज्ञान और रिसर्च आपको दूरदर्शी बनाते हैं, विजनरी बनाते हैं। बिल्कुल। आप 50 साल आगे का सोचते हैं, जबकि जुगाड़ आपको बेहद स्वार्थी और शॉर्ट टर्म सोच वाला बना देता है। आप बस ये सोचते हैं कि आज मेरा काम कैसे भी निकल जाए। आज का प्रॉफिट बस। हाँ, और इस स्वार्थ की सबसे भारी कीमत चुका रहा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण? वो कैसे? उद्योगपतियों को सिर्फ आज का प्रॉफिट दिखता है, इसलिए वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में पैसा और साइंस लगाने के बजाय कोई जुगाड़ खोजते हैं। और सारा जहरीला केमिकल गंगा जैसी पवित्र नदियों में बहा देते हैं। बिल्कुल। गंगोत्री से लेकर कानपुर तक गंगा की जो दुर्दशा हुई है, वो इसी जुगाड़ू माइंडसेट का सीधा नतीजा है। ये बहुत दुखद है। और इस विषय में ना किताब में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया बताया गया है। क्या? प्रोफेसर GD अग्रवाल, जो कि एक बेहद सम्मानित वैज्ञानिक और रिसर्चर थे, उन्होंने गंगा को बचाने और उसके अविरल प्रवाह के लिए 111 दिन का उपवास किया। 111 दिन? हाँ, और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस जुगाड़ू समाज और पैसे के पीछे भागते सिस्टम ने एक सच्चे ज्ञानी की जान की कोई परवाह ही नहीं की। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति पर्यावरण के लिए अपनी जान दे देता है और हम अपने रोजमर्रा के मुनाफे में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अब जरा इसकी तुलना एक बार फिर पश्चिमी देशों से कीजिए। अच्छा। लंदन या जर्मनी में भी तो बहुत भारी औद्योगिकरण हुआ है, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा हुआ है। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो वही से शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने जुगाड़ नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान और डीप रिसर्च का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि औद्योगिक ग्रोथ भी हो, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। बैलेंस बनाकर चलें। बिल्कुल। आज लंदन की थेम्स नदी इतनी साफ है, जबकि कभी वो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी। वाओ। जर्मनी में ऐसे तालाब हैं जिनका पानी सीधा पीने योग्य है। आप उसमें तैर सकते हैं और उसी पानी को बिना किसी RO प्यूरिफायर के पी भी सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ सोचना भी मुश्किल है। और हवा की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के अच्छे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अक्सर 1 या 5 के आसपास होता है। AQI 1? या ये बात तो सीधे हमारी सांसों से जुड़ी है। बिल्कुल। उत्तर भारत में तो सर्दियों में AQI 400 या 500 पार कर जाता है, और जब वो 200 पर आता है तो हम कहते हैं कि चलो आज हवा साफ है। हाँ, हम उसी में खुश हो जाते हैं। जबकि WHO के हिसाब से 50 के ऊपर की हवा ही खतरनाक है। इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ज्ञान और रिसर्च का अनादर करना कोई किताबी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी उम्र कम कर रहा है। एकदम सही। प्रदूषित हवा की वजह से हमारी जिंदगी के 10 से 15 साल कम हो रहे हैं। और ज्ञान का अभाव ना सिर्फ हवा पानी तक सीमित नहीं है, ये इस बात में भी झलकता है कि हम दूसरे जीवों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जानवरों के प्रति। हाँ, जब आप पश्चिम के देशों में जाते हैं और अगर किसी जंगल के बीच से कोई हाईवे गुजर रहा है, तो वो जानवरों के सुरक्षित पार जाने के लिए सड़क के ऊपर ग्रीन ब्रिज बनाते हैं। ग्रीन ब्रिज? हाँ,
उन पुलों पर मिट्टी, घास और पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जानवरों को लगे कि वे जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। और अगर एक बत्तख भी अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही हो ना, तो पूरा ट्रैफिक 15 मिनट के लिए शांति से रुक जाता है, कोई हॉर्न नहीं बजाता। और हमारे यहाँ? हमारे यहाँ बस इस बात की होड़ मची है कि कौन कितने जंगल काटकर अपनी जेब भर ले। हसदेव जैसे घने जंगलों का कटना इसी बात का प्रमाण है कि हमें इकोसिस्टम के विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें बस कोयला और पैसा चाहिए। बिल्कुल। चलिए, पर्यावरण से थोड़ा हटकर वापस अर्थव्यवस्था और बिजनेस की तरफ लौटते हैं। ठीक है। आजकल हर तरफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और शार्क टैंक जैसे शोज का भारी शोर है। हाँ, हर युवा को अपना स्टार्टअप खोलना है। तो क्या हमारे देश में इतनी तेजी से बढ़ते ये स्टार्टअप्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम बहुत बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं और तरक्की के रास्ते पर हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और अक्सर लोग इसी बात को ढाल बनाते हैं, लेकिन इस विश्लेषण में एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। क्या सच? भारत का जो वर्तमान स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो ज्यादातर ज्ञान आधारित नहीं है। तो किस पर आधारित है? वो मुख्य रूप से जुगाड़ और सिर्फ सुविधा पर आधारित है। सुविधा? मैं समझा नहीं। क्या कोई सर्विस आसान बनाना इनोवेशन नहीं है? देखिए, एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाना जिसमें आप एक बटन दबाएं और कोई व्यक्ति घर आके आपकी गाड़ी साफ कर दे। हाँ। या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना जो किसी रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी उठाकर आपके घर तक डिलीवर कर दे। भले ही कल को इन कंपनियों की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए और ये यूनिकॉर्न बन जाए, लेकिन गहराई में जाकर सोचिए, क्या इन्होंने कोई नई तकनीक पैदा की? नहीं, तकनीक तो नई नहीं है। क्या इन्होंने दुनिया में कोई मूलभूत बदलाव किया? नहीं। इन्होंने अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक वैल्यू एडिशन नहीं किया है। तो फिर ये कर क्या रहे हैं? ये बस मजदूरों को सस्ते में इस्तेमाल करके मिडिल क्लास को थोड़ी सी सुविधा बेच रहे हैं। तो फिर असली इनोवेशन किसे कहेंगे? दोनों में फर्क कैसे करें? इसकी तुलना आप एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से कीजिए। अच्छा। वो भी तो कभी स्टार्टअप ही थे। लेकिन गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जिसने पूरी दुनिया में जानकारी खोजने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, वो तो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में एक वास्तविक वैल्यू एडिशन किया। एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन के जरिए तकनीक की सीमाओं को ही आगे बढ़ा दिया। सही बात है। उनका स्टार्टअप डीप साइंस और नॉलेज पर आधारित था और हमारा स्टार्टअप ज्यादातर बस जुगाड़ और डिलीवरी पर आधारित है। इसी मानसिकता का एक और साइड इफेक्ट देखिए। जब कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है तो कई बार उसे ठगा जाता है, उसके साथ अपराध होते हैं, क्योंकि कुछ लोग शॉर्टकट से पैसा बनाना चाहते हैं। हाँ, ये तो हमारी बदनामी का कारण है। वहीं जब कोई भारतीय विदेश जाता है तो वहाँ का सिस्टम उसे शिक्षा, अवसर और सम्मान देता है और वो वहाँ बहुत सफल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधा रास्ता हमेशा ज्ञान का होता है और टेढ़ा रास्ता जुगाड़ का। स्टार्टअप्स वाली बात पर मुझे ना एक बहुत ही सटीक उपमा याद आ रही है। बताइए। हमारी स्थिति तो कुछ वैसी हो गई है कि हमने बस अपने घर में रखे पुराने फर्नीचर की जगह बदल दी। हाँ, कैसे? मतलब सोफे को खिसकाकर खिड़की के पास रख दिया, टीवी को दूसरी दीवार पर लगा दिया और उसे इनोवेशन का नाम दे दिया। अरे बिल्कुल सही। जबकि गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों ने डीप साइंस की मदद से एक पूरी नई इमारत ही खड़ी कर दी है। हम सिर्फ व्यवस्थाओं को थोड़ा सुविधाजनक बना रहे हैं, कुछ नया सृजन नहीं कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन उपमा है ये। और देखिए, जब तक हम कुछ नया सृजन नहीं करेंगे, जब तक हम मूलभूत विज्ञान और गहरी रिसर्च पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? तब तक हम दुनिया में सिर्फ दूसरों की बनाई तकनीक के उपभोक्ता ही बने रहेंगे, निर्माता कभी नहीं बन पाएंगे। कंज्यूमर ही रहेंगे, क्रिएटर नहीं। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा का एक निष्कर्ष निकालें तो वो यही है कि पैसा कमाना या आर्थिक प्रगति करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन बच्चों के मन में बचपन से सिर्फ पैसे की चकाचौंध भरने के बजाय ज्ञान, किताबों और विज्ञान के प्रति एक गहरा सम्मान जगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। अगर हम सिर्फ क्विक मनी यानी रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट के पीछे भागते रहे तो हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से कुछ हद तक संपन्न हो जाएं। लेकिन एक समाज के तौर पर हम मानसिक रूप से बेहद गरीब और दिशाहीन ही रहेंगे। बिल्कुल। हमारी नदियां सूखती रहेंगी, हवा जहरीली होती रहेगी और जीवन की गुणवत्ता गिरती रहेगी। मूल मंत्र यही है कि लक्ष्मी को हमेशा सरस्वती के पीछे पीछे ही आना चाहिए। जब भी बिना सरस्वती के लक्ष्मी घर में आती हैं तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। सच में ये विश्लेषण बहुत सी आंखें खोलने वाला है। हम प्लेसमेंट के पैकेजेस से शुरू हुए थे
और हमने देखा कि कैसे ज्ञान को इग्नोर करने की कीमत हम अपनी सांसों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से चुका रहे हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार है जो इस पूरे विश्लेषण से निकलकर सामने आता है। क्या? आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक के एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर रही है। हाँ, एआई का ही जमाना है अब। और ये एक ऐसा युग है जो पूरी तरह से गंभीर रिसर्च, उच्च स्तर की कोडिंग और मूलभूत विज्ञान पर टिका हुआ है। सही बात है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमारा समाज सिर्फ जुगाड़ के भरोसे चलता रहा और हम सिर्फ वेज बिरयानी डिलीवर करने वाली या सुविधाजनक ऐप्स ही बनाते रहे, तो क्या भविष्य की इस ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा पूरा समाज ही आउटडेटेड और अप्रासंगिक नहीं हो जाएगा? ये बहुत डरावना विचार है। क्या ज्ञान और विज्ञान का यह अनादर अंततः हमारे वजूद के लिए ही सबसे बड़ा खतरा नहीं बन गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।